ये आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन एफ। चलिए, ये है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो मैंने बना के रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहले सेक्शन सम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। सेक्शन एफ सम नंबर 47। चलिए, विद द कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ धर्म एंड करम prepare final accounts for the year ending 31st March 2016. Travel is a partnership of Dharam and Karam was under. तो पहले आपको यहाँ पे करना इन द बुक्स ऑफ धर्म एंड करम, फिर ये तीनों अकाउंट बनाने हैं। चलिए, नोट्स टू अकाउंट सबमिटेड कैपिटल ड्राइंग्स, तो ये होगा हमारा कैपिटल और ये होगा हमारा ड्राइंग्स। क्रेडिट बैलेंस ड्राइंग्स की होती है, क्रेडिट बैलेंस कैपिटल की होती है। पेटेंट ट्रेडमार्क 2700, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स आएंगे ये और क्रेडिटर्स होंगे ये। एक्स्ट्रा जाते हैं। उसके बाद परचेज, तो परचेज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। मशीन ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न जो होता है उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है और सेल्स रिटर्न जो होता है उसकी डेबिट बैलेंस होती है। नेक्स्ट आते हैं, बिकॉज सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। लिवेजेस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बिल्डिंग, ऑफिस एक्सपेंस, लीगल चार्जेस, कैश एंड बैलेंस 300 रुपए। ना बिल्स, ये बिल्स रिसीवेबल है बिकॉज बिल्स क्रेडिट बैलेंस होती है, और ये बिल्स पेबल है बिकॉज बिल्स पेबल की क्रेडिट बैलेंस होती है। नेक्स्ट आते हैं बैड डेब्ट, बैड डेब्ट रिजर्व, ये बैड डेब्ट है और ये बैड डेब्ट रिजर्व है। चलिए, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउ है, ये डिस्काउंट रिसीव है। उसके बाद स्टैम्प ऑन हैंड, ये एसेट है। बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये हमारी लायबिलिटी, ये हमारी इनकम है, बैड डेब्ट रिकवर्ड। और ये लोन एक लायबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 आउट ऑफ which 50% has no market value. Legal charges included in legal charges building 4,000. Bad debt reserve on debtors 5%, provided depreciation 10% on furniture and building, 1/3 of patent is to be written off. चलिए, सम में इतना ही दिया हुआ है। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला काम ये करेंगे, पहले हम अकाउंट बना लेंगे। दूसरा, ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे बिकॉज यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं डाली जाती है। थर्ड स्टेप, हम पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे। चलिए पहले एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट का नंबर लिख देते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप में एडजस्टमेंट है तो इसको राउंड कर देते हैं। लीगल चार्जेस जो है वो बिल्डिंग में ऐड होंगे, तो बिल्डिंग में और लीगल चार्जेस में, तो लीगल चार्जेस पॉइंट नंबर 2 और बिल्डिंग को भी पॉइंट नंबर 2 में डाल देंगे। चलिए, फिर आपका है बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो बैड डेब्ट रिजर्व हम देख लेते हैं। तो बैड डेब्ट रिजर्व यहाँ पे है पॉइंट नंबर 3 और डेटर्स जो हैं वो आपके कहाँ आएंगे, डेटर्स यहाँ आ जाएंगे पॉइंट नंबर 3। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी फर्नीचर का दे रखा है 4, और बिल्डिंग में भी दे रखा है और फर्नीचर में भी दे रखा है पॉइंट नंबर 4। यहाँ फर्नीचर में पॉइंट नंबर 4। फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क को राइट ऑफ करना है 1/3, ये पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क को पॉइंट नंबर 5 दे दिया। चलिए, अब एडजस्टमेंट की एंट्रियां डालते हैं। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का है, लेकिन उसमें 50% तो वैल्यू ही नहीं करता मार्केट में। ज्यादा स्टॉक मार्केट में बिक नहीं सकता, तो आधा ही स्टॉक बिकेगा तो वैल्यू आधी ही रहेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 5,000 रुपीज, बिकॉज आधे की ही वैल्यू है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ बैलेंस शीट में आ जाएगा और ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 5,000। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे डाल दिया 5,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एंट्री, लीगल चार्जेस इंक्लूडेड इन द बिल्डिंग ऑफ परचेज, मतलब बिल्डिंग खरीदते वक्त ये जो लीगल चार्जेस यहाँ पे 6,500 है, उसमें से 4,000 रुपए तो वकील को इसलिए दिए गए बिल्डिंग खरीदने के लिए, तो ये बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड हो जाएगा बिकॉज एक तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज बिल्डिंग को इस्तेमाल करने से पहले यह खर्चा है। तो ये लीगल चार्जेस में नहीं जाएगा, ये बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा। तो 4,000 में बिल्डिंग में ऐड कर दे रहे हैं और इसमें से निकाल दे रहे हैं। तो बिल्डिंग 46,000 की है, तो करेंगे एंट्री क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिकॉज बिल्डिंग की उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी और लीगल चार्जेस की उतनी वैल्यू घट जाएगी, बिकॉज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसे हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना है। तो बिल्डिंग बढ़ेगी 4,000 से, तो बिल्डिंग को बढ़ा देते हैं
46 थी, 4,000 बढ़ा दिए तो 80,000 रुपीज हो गई। बाहर नहीं लिखा, बस डेबिट गिनना बाकी है। और लीगल चार्जेस जो भी है, बिकॉज बिल्डिंग डेबिट थी और डेबिट हुआ तो और बढ़ा दिया। लीगल चार्जेस डेबिट थे, यहाँ पे हमने उसे क्रेडिट कर दिया तो उतना हमने घटा दिया। तो 6,500 में से 4,000 रुपए घटाए, 2,500 रुपए आ गए। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कितने के हैं भैया वो देख लेते हैं। तो डेटर्स हमारे 31,000 रुपीज के हैं और उसमें ऑलरेडी बैड डेट रिजर्व हमारे पास 2,000 रुपए की है। तो देखिए बैड डेट भी दे रखी है, बैड डेट रिजर्व भी दे रखी है और डेटर्स भी यहाँ दे रखे हैं। देखिए बॉस इस सम को है ना बेटा, पहले तो मैं एंट्री कर लूंगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व 1,550 रुपए। ये कैसे आएंगे पहले आपको वो भी गिनवा देता हूं। देखिए क्या कर देगा, एक फॉर्मेट आपको अपनी क्लासेस में या स्कूल में सिखा लिया गया होगा कि डेटर्स में से बीडी न्यू और बीडीआर न्यू माइनस होती है। तो डेटर्स में से हमेशा देखिए एक पैटर्न हमेशा आपको याद रखना है, इन बैलेंस शीट एंड पीएनएल। सी पीएनएल की अगर मैं बात करूं तो पीएनएल में एक ही फॉर्मेट फॉलो होता है, दैट इज बीडी ओल्ड, सॉरी बीडी जो आपका ट्रायल बैलेंस में हो बीडी ओल्ड प्लस बीडी न्यू जो आपका एडजस्टमेंट में हो प्लस बीडीआर न्यू जो आपका एडजस्टमेंट हो माइनस बीडीआर ओल्ड जो आपका ट्रायल बैलेंस में। तो वो आपको माइनस कर, फिर आपका जो भी आंसर आएगा वो पीएनएल में गिना जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या होता है, डेटर्स में से बीडी न्यू और बीडीआर न्यू ही माइनस हो, या फॉर्मेट याद रख लो तो भी चल जाए। करेक्ट। तो यहां मैंने सिर्फ फॉर्मेट के बेस पर सॉल्व किया। डेटर्स मेरे पास जो भी अमाउंट है, डेटर्स मेरे पास जो है वो 31,000 के हैं और 31,000 का मुझे कितने परसेंटेज निकालना है भैया, तो 31,000 का मुझे परसेंटेज निकालना है, दैट इज 5%। तो चलिए 31,000 का 5% निकाल लेते हैं। पहले मैं कैसे निकाल लूं, हाँ जी। तो 31,000 का हम 5% निकालेंगे इंटू 5%, तो मेरा 1,550 रुपए आ जाता है। तो मुझे 50 प्रोवाइडेड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो मुझे 5% 1,550 रुपए मेंटेन करने हैं। तो एंट्री की बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व, तो बैड डेट ये रिजर्व के अनुसार न्यू है, करेक्ट। तो ये न्यू वाला हमेशा मैंने बोला कि माइनस करना, बैड डेट न्यू ही माइनस करना होता है और बैड डेट रिजर्व न्यू ही माइनस करना होता है। तो बैड डेट न्यू तो है नहीं, बैड डेट रिजर्व न्यू ही है, तो वो आपने यहाँ माइनस कर दिया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 31,000 माइनस 1550 आपका 29,530 आ जाएगा। अब यहाँ मैंने फॉर्मेट बीडी ओल्ड प्लस बीडी न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड। बीडी ओल्ड आपके पास ऑलरेडी आपके पास सम में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस है बीडी ओल्ड। व्हाट इज बीडी ओल्ड, बीडी ओल्ड इज 1,500 रुपए। चलो यहाँ 1,500 रुपए है बीडी ओल्ड, तो यहाँ 1,500 रुपए आएंगे बीडी ओल्ड प्लस बीडी न्यू तो है नहीं, बीडीआर न्यू 1,550 मैंने ला दिए और बीडीआर ओल्ड आपका 2,000 रुपए है। तो यहाँ हम करके देखें तो कितना आएगा, तो देखिए 1,050, ये 1,500 रुपए है, तो 1,500 प्लस 1,550, तो यहाँ 1,500 रुपए आएंगे। सो माई मिस्टेक इज हियर कि यहाँ 1,500 रुपए आएंगे। सो आई नीड टू राइट हियर 1,500 रुपीज। तो 1,500 रुपए ये आ गए प्लस 1,550, इट इज 3,050 में 2,000 निकालेंगे तो 1,050 आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो इस तरह से हम बैड डेट की एंट्री कर लेते हैं। बीडी न्यू और बीडीआर न्यू माइनस करना होता है, फिर बीडी ओल्ड ट्रायल बैलेंस का, बीडी न्यू जो एडजस्टमेंट है, बीडीआर न्यू फॉर एडजस्टमेंट है और बीडीआर ओल्ड जो ट्रायल बैलेंस में हो हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन 10% ऑन फर्नीचर एंड 5% ऑन बिल्डिंग्स। तो देखिए फर्नीचर की बात करेंगे हम लोग, तो फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर हमारा है, फर्नीचर जो हमारा है वो 3,000 रुपए का है, करेक्ट। और डेप ऑन फर्नीचर जो है वो 300 रुपए का है। तो पहले 3,000 में से 300 तो माइनस कर ही लेंगे, करेक्ट। तो हमें 3,000 पे कितने परसेंट फर्नीचर पे डेप गिनना है भैया, तो फर्नीचर कितने का है,
सी फर्नीचर पे हमें कितने परसेंट, 10%, तो 3000 पे 10%, 300 रुपए, ऑलरेडी 300 रुपए है, तो फर्नीचर कितने का हो जाएगा, 3000 रुपए का है, 300 रुपए कट गए, तो यहां ध्यान देते हैं, तो आपका आंसर आएगा पहले डैप का 330 रुपए। क्यों, बिकॉज ऑलरेडी फर्नीचर कितने का था, आप ये देखिए आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ। देखिए पहले हम बिल्डिंग का गिन लेता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो बिल्डिंग 46,000 की है और 46,000 का 5% गिनना है। चलिए 46,000 का 5% गिन लेते हैं, का 5%, तो हमारा आंसर आएगा 2300 रुपीज। तो आपका डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2300 आएगा। ठीक है, चाहिए चलिए बिल्डिंग का हम देख लें, तो बिल्डिंग हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, इट इज कॉल्ड 50,000 रुपीज। 50,000 का 5%, 2500 हमारा आ गया डेप। और फर्नीचर पे ऑलरेडी फर्नीचर कितने रुपए का हमारे पास सब में दिया हुआ है, तो फर्नीचर हमें दिया हुआ है डेट इज 3000 का, प्लस उस पे डेप ऑन फर्नीचर 300 रुपए का ऑलरेडी लगा हुआ है, तो टोटल 3,300 रुपए हो जाएंगे। 3,300 पे 10% इज 330 रुपए। अब 330 रुपए ये आ गए, तो देखिए यहाँ पे 3,000 प्लस 330, 2500 प्लस 330, टोटल 2800। तो यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर में आपका क्रेडिट हो जाएगा, डेट इज 630, बिकॉज 300 का कटेगा पहले वाला प्लस 330 ये वाला, टोटल आपका आ जाएगा 2970। एनी डाउट्स? देखिए नो डाउट, एक बार मैं समझ एक बार देख लूं। 2970, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एनी डाउट्स? नो डाउट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिल्डिंग में भी अपने को यहाँ पे 2500 माइनस करके 47,500 ले लेने होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, 1/3 ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटन ऑफ। तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है कितने के वो देख लेते हैं। तो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 2700 के हैं, उसका 1/3 राइट ऑफ करना है। 2700 रुपए का 1/3 करेंगे, 2700 रुपए का पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है, उसका 1/3 तो 900 रुपए आ जाएंगे। तो अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 900 रुपए, तो अमोर्टाइजेशन हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो भी अमाउंट होगी 2700 से 900 माइनस करेंगे, बिकॉज अमोर्टाइजेशन डेबिट हुआ तो एक्सपेंस बड़ा हमने डेबिट कर दिया। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो भी अमाउंट होगी उसमें से ये क्रेडिट किया है, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके हमने 1800 रुपए लिख दिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। फर्स्ट स्टेप समरी कर लिया, सेकंड स्टेप अकाउंट बना लिए, थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब फोर्थ स्टेप लाइन सर जो भी चीजें हैं वो डालते जाओ, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है चलिए डालते जाते हैं। अब यहाँ पहले कैपिटल एंड ड्राइंग दिया हुआ है, तो पहले इसके लिए मुझे अकाउंट में जाना होगा, तो मैं इनके अकाउंट बना लेता हूं और इनके अकाउंट की ट्रीटमेंट दे देता हूं। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मैंने टाइटल नहीं दिया तो मैं लिख लेता हूं, चाहिए था आपको। सर ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा था, फिर हमने भी एग्जाम में नहीं लिखा, फिर मार्क्स कट जाएंगे तो मेरा नाम लोगे। बेटर आप लिख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरा हैंडराइटिंग मोती की तरह साफ है, बस मेरी यहाँ मोती की डेफिनेशन अलग होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमने कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है जो हमारे सब में दिया हुआ है दैट इज 35,000 एंड 15,000, तो वो मैंने डाल दिया 35,000 15,000। फिर मुझे ड्राइंग्स की बैलेंस दी हुई है 5,000 और 2,500, तो मैंने ड्राइंग्स की बैलेंस डाल दी। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट साइड पे डाल दिया 5,000 और 2,500। चलिए और कोई बात है? नहीं है। जब पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का तो हो गया था, तो चलिए ये मेरा कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों हो गए, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क भी हो गया। क्रेडिटर्स हो चुके हैं, क्रेडिटर्स बाकी है 25,000 क्रेडिटर्स है, तो हम डाल देते हैं क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट में, लाइट साइड पे क्रेडिटर्स 25,000। आगे बढ़ते हैं, फिर परचेज एंड सेल्स डालना बाकी है। परचेज 40,000, सेल्स 89,250, तो परचेज डाल देंगे ट्रेडिंग में 40,000 और सेल्स डालेंगे 89,250 क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मशीन बाकी है 20,000 की,
तो भी डाल दें 20,000 मशीन, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मशीन 20,000। नेक्स्ट आ जाए, ओपनिंग स्टॉक 6,000 का है तो वो डाल देते हैं, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, 6,000 डाल दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट, उसके बाद बोला गया है फर्नीचर तो हमने कर लिया, फिर परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न यहाँ पे डाल देते हैं, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न की क्रेडिट बैलेंस होती है, सेल्स रिटर्न की डेबिट बैलेंस होती है। तो सेल्स रिटर्न 7500 है, परचेज रिटर्न 5000 है, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा 5000 और सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा 35,000, यहाँ पे 81,250। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद बोला गया है वेजेस, तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे 4600, तो ट्रेडिंग में वेजेस डाल देंगे यहाँ पे 4600। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसका डेप्थ तो हमने डाल दिया, बिल्डिंग भी डाल दी, ऑफिस इक्विपमेंट्स 4700 डाल देते हैं, वो P&L में जाएगा, तो P&L में ऑफिस एक्सपेंस 4700। आगे बढ़ते हैं, लीगल चार्जेस कितने के हैं, तो लीगल चार्जेस हम लगा लेते हैं, कितने के हैं भैया लीगल चार्जेस, तो ये भी हमारा हो चुका है ऑलरेडी। फिर कैश बैलेंस 300 तो डाल देते हैं, कैश बैलेंस 300, ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगा, कैश बैलेंस 300। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद आपका बिल्स रिसीवेबल 4000, बिल्स पेबल 2500, बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड जाएगा डेटर्स, तो बिल्स रिसीवेबल 4000 यहाँ पे आ जाएगा और बिल्स पेबल यहाँ पे आ जाएगा 2500। फिर बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व, हाँ जी, तो ये भी हमारा हो चुका है। ओके, बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व हो चुका है। नेक्स्ट, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, डायरेक्ट बैलेंस अलाउ खर्चा है, रिसीव इनकम है, सैनिटरी अलाउड है, 1500 क्रेडिट है, तो सैनिटरी अलाउड है, डिस्काउंट अलाउ सैनिटरी और डिस्काउंट रिसीव इनकम क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट आते हैं, स्टैम्प ऑन हैंड एक एसेट है 150 रुपए, बैड डेट रिकॉर्ड एक इनकम है 1200 रुपए 50 रुपए, तो स्टैम्प ऑन हैंड 150 रुपए हम डाल देंगे यहाँ पे और 1250 हमारी इनकम है, बैड डेट रिकवर्ड, किसी बंदे ने हमारे पैसे खा लिए थे उसने उनको वापस दिए तो हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, 12% HDFC बोम, ये हमारी लायबिलिटी है तो हम लायबिलिटी साइड पे डाल देंगे और 10,000 पे 12% इंटरेस्ट वाला 12 महीने का 1200 रुपए आएंगे, तो 12 महीने के अगर 1200 रुपए डालते हो तो हमारा जो ये वो 31 मार्च का है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 महीने का इंटरेस्ट लेना बाकी है। ठीक है, आपने अगर लोन ली हो, आपने अगर लोन ली हो, सीधा सा फंडा लगता है, आपने 1/7 को लोन ली हो 10,000 रुपीज की, उसके इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं, मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक का आपको इंटरेस्ट पे करना बाकी है। अब 10,000 पे 12% था, इट इज 1200 रुपीज फॉर 12 मंथ्स, तो यहाँ पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बाकी है, तो 900 रुपए का इंटरेस्ट की एंट्री बाकी होगी। चलो चुकाया नहीं है तो चुकाना बाकी है, जो आप नेक्स्ट मंथ ईयर चुकाओगे तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट 900 रुपए, तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा डेबिट साइड पे P&L में, हाँ जी P&L में डेबिट साइड पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एडजस्टेड लोन 900 रुपए टू आउटस्टैंडिंग, ये लायबिलिटी में 900 रुपए आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कुछ बचा है नहीं, सम कंप्लीट हो गया, बड़ी मजे की बात है। ये आगे बढ़ते हैं, अकाउंट क्लोज करते हैं, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, इट वाज 86,780 में से अगर हम इतना टोटल माइनस करेंगे 86,780 कर लेते हैं, 86,750 माइनस हम 35 और 641 प्लस 45,600 माइनस करेंगे तो हमारा 41150 आ जाएगा। वही ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो ट्रांसफर करने का इसका टोटल निकालेंगे 41, 42, 43 और 43,900
और 43,988 में से अगर हम ये सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 30,250। उसको हम पार्टनर्स को इक्वली बांटेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं था। अब ये जो प्रॉफिट बटा है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, उस पीएनएल में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब इसका मैं टोटल निकालूंगा, इट इज 50,155, 30,135, तो ये हमारा आ गया। वो टोटल हम यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ बैलेंस निकालेंगे 45,135 और 27,635। तो ये हम अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास वही टोटल यहाँ हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा, और फिर हम इसका टोटल निकालेंगे तो 111,170 आएगा, और यहाँ भी 111,170 आएगा। सम कंप्लीट हो गया, नथिंग टू वरी अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं सेक्शन 48, सॉरी सम नंबर 48 ऑफ सेक्शन एफ। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या रखना होगा, एक फॉर्मेट लर्न करना होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है जो हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ये टाइटल लिखना होता है और उसके बाद ये पूरा फॉर्मेट आपको जैसा एज इट इज लिख लेना होता है, करेक्ट। उसके बाद ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में टाइटल लिखने के बाद तुरंत इसको एज इट इज जैसा है वैसा लिख लेना होता है। फिर से आपको उसके अंदर फिगर्स ही भरने होंगे, कौन सी चीज कहाँ जाएगी, नथिंग एल्स। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस की सम कैसे कंप्लीट होगा। सिंपल फंडा है, मैंने फॉर्मेट लिख के रखा है। अब मैं सम करूंगा, ये मैंने फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस का लिख के रखा है, और आगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी मैंने लिख के रखा है। हम सम करते जाएंगे और साथ साथ में जो भी आइटम पहले प्रॉफिट एंड लॉस की पहले वो मैं कंप्लीट करता जाऊंगा, जो भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस की है। तो देखिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम जाती हो मैंने वो लिख ली है। इन्वेंट्रीज आई मैंने वो नहीं आई है, फिक्स्ड बैलेंस शीट में जाएगी, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। सेल्स हमारा पीएनएल में जाएगा, इट वाज 780,000। अदर इनकम्स 20,000, ये हमारा पीएनएल में जाएगा। तो सेल्स 750 और 20, तो ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। ये फॉर्मेट ऑलरेडी पहले लिख के रखा है, फॉर्मेट बैठा आपको वहां से कॉपी पेस्ट करना होता है या तो फिर लर्न करके जाना होता है। 750 प्लस 20, नेक्स्ट आ जाए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी एनएल में जाएगा 130, तो 130 इसको भी डाल देते हैं 130। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 130। नेक्स्ट उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग से बैलेंस शीट में जाएगी। फाइनेंस कॉस्ट ये जाएगा 17,500, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे है 17,500। नेक्स्ट आकाश ट्रेड पेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। डिप्रीशिएशन इट इज 22,500, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख रुपीज, ये दोनों पीएनएल में जाएंगे। तो डिप्रीशिएशन 22,500 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख रुपीज, ये हमने डाल दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। तो हमने पीएनएल की जितनी आइटम्स थी वो हमने डाल दी। नीचे आकाश टैक्स 80,000 रुपए का है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वो भी डाल दें हम लोग। हमें शेड्यूल 3 के हिसाब से जाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका टोटल निकालेंगे, दैट इज 7,70,000। फिर इसका टोटल निकालेंगे 530 प्लस 40 570, तो 570 ये आ जाएंगे टोटल एक्सपेंस। और 770 माइनस 570 इट इज 2 लाख। 2 लाख में से आप 80,000 निकाल लोगे एज अ टैक्स, तो आपके पास बचेगा दैट इज 1,20,000। ये आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। से एक बात याद रखिएगा, मैंने लायबिलिटी और एसेट दोनों आजू बाजू में लिखे हैं, बाजू बाजू में लिखे हैं, बट एक्चुअल में एसेट्स नीचे लिखे जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। आगे जो फॉर्मेट है यहाँ पे लायबिलिटीज है पहले यहाँ पे, और बाद में नीचे एसेट्स हैं। तो मैंने बाजू में इसलिए लिखा बिकॉज मुझे सिंगल पीटी में कवर करना है, तो आपको इसको नीचे लिखना है। फॉर्मेट ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पहले इसको लर्न कर लो और इसको एग्जाम में पहले आते ही लिख लेने का, जाते ही सेक्शन एफ लिखो तब ये लिख ही लेने का।
अब इसमें से फिगर्स पास ऑन करने हैं, चलिए फिगर्स पास ऑन करते हैं। सी पहली बात, हमारा जो प्रॉफिट आया था वो हम लिख लेंगे कि प्रॉफिट जो भी हमारा पिछला आया 120 वो लिख लो। उसके बाद आपको इन्वेंट्रीज दी है 1,10,000 की, तो इन्वेंट्रीज हम यहाँ पे डाल दें करंट एसेट में, इन्वेंट्रीज 1,10,000। नेक्स्ट आते हैं फिक्स एसेट्स टेंजिबल, वो कितने के 8 लाख रुपीज के, तो फिक्स एसेट्स यहाँ पे हैं टेंजिबल 8 लाख के हमने डाल दिए। नेक्स्ट 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एंटिटीज, इट इज 5 लाख रुपीज, तो ये भी हम डाल दें। शेयर कैपिटल में यहाँ पे लिखना होगा 5 लाख इंटू 5,000 इंटू 100, मेरा 2,500 लिखा है, मैं इसको ठीक कर दूं, इट वॉज 5,000 इंटू 100, इट इज 5 लाख रुपीज। देखिए आपके 5 लाख रुपीज आ गए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फिर क्या करना है, ये सारा आ गया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3,50,000, एक लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी यहां आ जाएगी, इट इज 3,50,000। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं 1 लाख के और ट्रेड रिसीवेबल 40,000 के। ट्रेड पेबल्स एक लायबिलिटी क्रेडिट साइड है, तो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है 1 लाख और ट्रेड रिसीवेबल 40,000 करंट एसेट्स में आएंगे, आ जाते हैं। उसके बाद कैश इन बैंक बैलेंस 60 का है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 140 के हैं, तो कैश इन बैंक बैलेंस 60 के वो करंट एसेट में चले जाएंगे, तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट 60,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये रहा, तो यहां डाल देंगे 1,40,000। कुछ और दिया हुआ है नहीं, अब कुछ भी अनटिक नहीं बचा, तो पूरा सम सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ टोटल डालना था उनके फॉर्मेट्स में। चलिए अब इसका टोटल निकालेंगे, इट इज 6 लाख, सॉरी यहाँ पे एक और चीज भी रहेगी मेरी, इट इज लास्ट में 80,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अब टोटल निकालेंगे 5 + 1 6,20,000, 3,30,000 इसका टोटल 1,80,000। अब इसका टोटल लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले इसका लिख लेते हैं 8 + 9 40, और इसका आएगा 110 और 2,10,000, इसका टोटल भी हमने लिख दिया। अब टोटल 9 + 11 11,50,000 और यहाँ भी 11,50,000 आएगा, सब खत्म, पेपर खत्म।